हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 शिक्षा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स मानव अधिगम और संज्ञान को समझना। तो जैसा कि अभी हमने लास्ट टाइम पर जो है यहाँ पर हमने बात की थी लेसन नंबर 1 की, जिसमें हमने प्रमुख संज्ञानात्मक प्रक्रिया, चिंतन, ध्यान और समस्या समाधान वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज हम बात करने वाले हैं इसमें लेसन नंबर 2 की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेसन नंबर 2 जो है आपका, उसके अंदर हमारे जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चिंतन अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक और मीडिया और प्रौद्योगिकी। तो इसमें हम लोग जल्दी से लेसन नंबर 2 को कवर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उसका इंट्रो है कि मानव व्यवहार को समझना एक जटिल कार्य है और यह कार्य और भी कठिन हो जाता है यदि हम किसी विशेष व्यवहार के पीछे के कारणों का पता लगाना चाहते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी मानव के व्यवहार को समझते हैं तो वो एक बहुत जटिल कार्य है, क्योंकि हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। और अगर हम उसके पीछे के व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट लगने लगता है। हमारा व्यवहार ज़्यादातर हमारे चिंतन और अधिगम पर निर्भर करता है, यानी कि सोचने की प्रक्रिया पर और सीखने पर निर्भर करता है। सीखना हमारे लिए मौलिक है, क्योंकि हम हमारे जीवन का एक अपूर्णीय हिस्सा है। मरते दम तक मनुष्य सीखता ही रहता है। यह स्वाभाविक रूप से बुद्धि और विकास की प्रक्रिया के माध्यम से आता है। आमतौर पर लोग अधिगम या सीखने को स्कूल या कॉलेज से जोड़ते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हम स्कूल में व्याकरणों के नियमों के बारे में सीखते हैं, हम बोर्ड मास भी सीखते हैं और हमारे हृदय की कार्यप्रणाली के बारे में भी सीखते हैं। और हम ये सब स्कूल या कॉलेज में भी सीखते हैं, लेकिन क्या अधिगम केवल स्कूलों तक ही सीमित है? ऐसा कुछ जो हम सीखते हैं, भले ही हम उसके लिए लक्ष्य ना बना रहे हैं। उदाहरण के लिए साक्षात्कार के दौरान एक साक्षात्कारकर्ता तनावग्रस्त हो जाता है और घबरा जाता है। जब भी कोई एक इंटरव्यूअर जब इंटरव्यू लेता है इंटरव्यूई का, तो वो जो है घबरा जाता है। तो उसके बाद में यहाँ पर हम पॉइंट्स देखते हैं कि चिंतन और अधिगम, यानी कि थिंकिंग एंड लर्निंग, जो हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इस वाले चैप्टर में से, तो वो यहाँ से आपको समझना है। जैसा कि हम पिछले पार्ट में सीखे कि अधिगम व्यवहार में किसी भी बदलाव को संदर्भित करता है। अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का मतलब है कि जो भी आपकी प्रक्रिया, यानी कि आपके व्यवहार में जो बदलाव है वो सब अधिगम है, वो सब सीखना है। ठीक है, इस तरह के बदलाव के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे हमारे पिछले अनुभव या जानबूझकर किया गया अभ्यास। उदाहरण के लिए स्नानागार यानी कि बाथरूम में साबुन के पानी पर लापरवाही से पैर रखने वाला बच्चा फिसल जाता है। अगली बार क्या होगा, जब वही बच्चा उस तरह के यानी कि साबुन के पानी में चलेगा तो वो बहुत सावधानी से चलेगा, क्योंकि वो क्या हुआ, उसने अधिगम किया, उसको उस चीज़ से एक्सपीरियंस मिला और उसने उसके बाद में उस पर जो है व्यवहार को उसको एक्सेप्ट कर लिया। और ऐसा व्यवहार परिवर्तन अनुभव के माध्यम से आता है। यदि कोई बच्चा स्केटिंग सीखने की क्लास लेता है तो कुछ महीने के अभ्यास के बाद में क्या होता है, वो स्केटिंग अच्छे से सीख जाता है। ऐसा व्यवहार अभ्यास का परिणाम हो सकता है। व्यवहार में दोनों प्रकार के परिवर्तनों को जो है अधिगम कहा जाता है। अधिगम का मतलब सीखना ही है, चाहे वो किसी भी व्यवहार से सीखे, चाहे फिर वो अनुभव से सीखे। उसके बाद हम देखते हैं संबंध को दिए गए वेन आरेख का। वेन डायग्राम जो है वो क्या दर्शाता है? चिंतन और अधिगम, देखो दोनों चीज़ें। अधिगम के विभिन्न दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अधिगम का व्यवहारिक दृष्टिकोण, यानी कि बिहेवियरल व्यू ऑफ लर्निंग। तो व्यवहारवादियों के अनुसार जो बोला गया, उन्होंने जो फैक्ट्स हैं, यानी कि जो तथ्य हैं और अवधारणाएं हैं और कौशलों का जो अधिग्रहण है, वही अधिगम कहलाता है। इसके अनुसार उन्होंने क्या बोला कि जो उद्दीपन और संबंधित अनुक्रियाएँ हैं उनका आपस में संबंध, यानी कि कोई भी जो प्रेरणादायक चीज़ें रहेगी या फिर जो भी कोई रिस्पॉन्स रहेगा, उसका जो संबंध है वो क्या कहलाएगा, वो अधिगम कहलाएगा। व्यवहारवादियों का मानना है कि लोग ड्रिल और निर्देशित अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर जो है कॉग्निटिव व्यू ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, सीखने का एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि ये सक्रिय प्रक्रिया है। सटीक तथ्य ज्ञान और कौशल हासिल करने के लिए सावधानीपूर्वक नियोजित रणनीति और सचेत प्रयासों का परिणाम अधिगम होता है। उसके बाद में जो तीसरा है हमारा साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिव व्यू, जो मनोवैज्ञानिक रचनावादी दृष्टिकोण है। एक अन्य विचारधारा ज्ञान के सक्रिय निर्माण में विश्वास करती है। इस विचारधारा के अनुसार शिक्षार्थी प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेकर ज्ञान का निर्माण करता है। शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया में काम करने की इस दुनिया की समझ बनाते हैं। अनेक गतिविधियां करने से पूर्व ज्ञान का निर्माण और उसका पूर्ण निर्माण होता रहता है। इस तरह नई सीख पहले से ही सीखी गई अवधारणाओं से जुड़ती रहती है और परिणाम स्वरूप शिक्षार्थी अपने ही अधिगम को, यानी कि जो ज्ञान का वो मालिक होता है और मनोवैज्ञानिक रचनावाद के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए देखेंगे, यदि कोई कोविड-19 के दौरान जो है बच्चा जो है महामारी के दौरान अखबारों में विज्ञापन पढ़ता है तो सभी को मास्क पहने देखता है। तो मास्क पहनने और नियमित रूप से हाथ धोने के कारणों का अनुमान लगा सकता है कि भाई इससे कुछ ना कुछ हो रहा है, और बच्चा जो है इस जानकारी पे सोचता है। उसके बाद में सोशल कंस्ट्रक्टिव जो व्यू है वो कौन से हैं? सीखने का एक अन्य दृष्टिकोण है सामाजिक रचनावाद। इसका मत है कि अधिगम सामाजिक रूप से निर्मित सृजित अवसरों के माध्यम से होता है। हम अलगाव में नहीं रहते, हम समाज का एक हिस्सा हैं, इसलिए व्यक्ति के सीखने में समाज की भूमिका को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
उसके बाद में आता है इसका ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का मानवतावादी दृष्टिकोण। जैसा कि शीर्षक में से ही संकेत मिलता है कि मानवतावाद या मानव होने पर आधारित है। यह दृष्टिकोण मानवता की मूल बातों को ध्यान में रखता है। इस विचारधारा का मानना है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति सीखने में सक्षम है, लेकिन अपने तरीके से। तो यहाँ तक आपने देखा होगा कि हमारा जो है लेसन नंबर 2 का जो है पार्ट नंबर 1 यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है, और आगे की सारी वीडियोज़ मैं आपको अप टू डेट कर दूँगा और आपको टाइम से पहले मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।